प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का आगामी अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने लेखिका साहित्यकार ममता कालिया का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का प्रथम अंश पढ़ लिया है। आइए आज हम ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का आगामी अंश पढ़ें। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। लड़की से आशय है वह लड़की जो संभव के निकट आकर खड़ी हो गई थी। वह अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, संभव के एकदम सटकर उसके निकट खड़ी थी, आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। और वह लड़की जो संभव के एकदम नजदीक खड़ी थी, निकट खड़ी थी, उसने आंखें बंद कर रखी थी और आंख बंद करती हुई वह अब पूजा अर्चना कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। संभव ने अचानक उसकी तरफ मुड़कर उसको बहुत ध्यान से देखा। गौर किया से आशय है ध्यान से देखा। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे। जैसा कि गंगा आरती करने से पहले गंगा स्नान किया जाता है और इस लड़की ने भी अभी हाल ही में गंगा स्नान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई और फिर सीधे ही यह आरती करने के लिए मंदिर पर आ गई। इस प्रकार वह संभव के बहुत ही निकट सटकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े अभी भी एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और दीपकों का बहुत ही कमजोर सा मंदिम सा प्रकाश हो रहा था। बहुत ही नीम प्रकाश यानी नीम उजाले में बहुत कम प्रकाश में आकाश और जल की सांवली संधि वेला में लड़की बेहद सौम्य लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। वह जो लड़की थी वह बहुत सौम्य लग रही थी। सौम्य से आशय है बहुत ही सहज, बहुत ही सरल लग रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह कोई कांस्य प्रतिमा हो, कांसे की प्रतिमा जैसी वह दिखाई पड़ रही थी। जल की सांवली संधि वेला में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही दिव्य दृश्य वहां पर गंगा तट पर उपस्थित था। हर की पौड़ी पर यह जो दृश्यावली थी, उस दृश्यावली में जल की सांवली संधि वेला में लड़की बहुत ही सहज, सरल और सौम्य दिखाई पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वह कांस्य प्रतिमा हो, कांसे की मूर्ति हो। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी। पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या हम हिया कराए दें। पुजारी ने उत्साह में भरकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपको देर हो गई है। जो भी कार्य कराना है, जो भी विधि करानी है, आरती से संबंधित जो भी क्रियाकलाप करने हैं, वो सब हम यहाँ करा दें। हिया से आशय है यहाँ पर करा दें, इसी जगह पर अभी इसी समय हम वो सब क्रियाएं संपन्न करा सकते हैं। का कराना है? पंडित जी ने पूछा, का कराना है यानी क्या कार्य कराना है, कौन कौन से क्रियाकलाप कराने हैं, किस प्रकार की पूजा करानी है, संकल्प कराना है, कल्याण मंत्र कराना है, आरती करानी है, जो कहो। पुजारी जी ने पूछा कि संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो कहो सब कुछ किया जा सकता है। नहीं, हम कल आरती की वेला आएंगे। लड़की ने कहा कि कल हम आरती की वेला में आएंगे। जब संध्या काल होगा, आरती का सही समय होगा, हम कल उस समय आएंगे। लड़की ने कहा कि हम कल आएंगे। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए। जैसा कि संभव ने पुजारी को एक 2 रुपए का नोट दिया था और 1 रुपया 25 पैसा ही संभव द्वारा पुजारी को दिया जाना था और बाकी के 75 पैसे अब पुजारी द्वारा संभव को लौटाए जाने थे। और संभव भी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को, जैसे ही लड़की ने कहा नहीं हम कल आरती के वेला आएंगे, लड़की की हम को युगल अर्थ में लिया। युगल अर्थ से आशय है दो,
का जोड़ा होना, लड़का और लड़की का जोड़ा होना, स्त्री और पुरुष का जोड़ा होना। युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से अनायास, अनायास मानी अचानक ही, बिना प्रयास के ही, आशीष, आशीष से आशय है आशीर्वचन, आशीर्वाद के वचन निकल पड़े। सुखी रहो फलो फूलो, और पंडित पुजारी जी ने आशीर्वचन दे डाला, सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, जब भी आओ साथ ही आना। गंगा मैया मनोरथ पूरा करे, मनोरथ से आशय है मन की इच्छा पूरी करे, मनोकामना पूरी करे। इस प्रकार पुजारी जी ने उसे आशीर्वचन दे डाला, सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए, अकबकाने से आशय है हक्के बक्के रह गए, हक्के बक्के रह जाना। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई और लड़की भी छिटक कर यानी वहां से हटकर थोड़ा सा आगे अलग होकर वह भी दूर जाकर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई और लड़का भी अब वहां से जल्दी ही चल पड़ा। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। जहां पर उन्होंने अपनी अपनी चप्पलें रखी थी, एक ही व्यक्ति दोनों की चप्पलों की रखवाली कर रहा था। उस व्यक्ति ने उनको एक टोकन दिया था। टोकन जिस किसी भी बिल्ला यानी रखवाली के लिए किसी वस्तु को वापस लेने के लिए वह टोकन वापस संभलाना पड़ता है, जो रखवाली करने वाला व्यक्ति किसी वस्तु को रखते समय दिया करता है। तो इस प्रकार टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें, दोनों के नेत्र एक बार फिर से मिल गए, दोनों के नेत्र एक बार फिर से टकरा गए। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। चकाचौंध से आशय है प्रकाश की अधिकता से दिखाई न देना। एक दूसरे के नेत्र एक दूसरे के नेत्रों से टकराए थे, अभी तो प्रकाश की चकाचौंध वहां पर मौजूद थी। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, संभव भी अब इस पूरी की पूरी दृश्यावली में, इस घटनाक्रम में आगे बढ़कर ऐसा कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। और इस प्रकार लड़का और लड़की दोनों ही अपनी मानसिक स्थिति में संभावित होने वाली वार्तालाप को अपने अपने होठों में, अपने अपने मन में बुदबुदाने लगे। इस प्रकार लड़का और लड़की दोनों ही आपस में एक दूसरे को कुछ कहना चाह रहे थे। अंधेरे से घबरा कर कहा कितनी पास खड़ी हुई, उसे कुछ खबर नहीं थी। लड़की को भी, क्योंकि अंधकार का समय था, सायंकाल के समय दिया बत्ती के पश्चात आरती हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधियारा बढ़ रहा था और उस अंधेरे समय में वह कितनी पास खड़ी हुई इसकी उसे कुछ खबर भी नहीं थी। संभव के बहुत सटकर, बहुत निकट वह खड़ी हो गई थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनः स्थिति नहीं थी। लेकिन चप्पलें पहनते समय दोनों की ही मनः स्थिति बातचीत करने की नहीं थी, पहचान भी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत भी नहीं कर पाए, कोई जान पहचान भी उनकी नहीं हो पाई। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहन ली और दोनों ने अपनी अपनी चप्पलें पहन ली। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। अब संभव यह देखना चाह रहा था कि वह लड़की किधर चली गई। वह बड़ी तेजी से वहां से निकल गई थी। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहां ओझल हो गई। लड़का चाहता था कि वह लड़की को ठीक से देख ले, लेकिन वह देख नहीं पाया और वह लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई, यानी अब उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी। नानी का घर करीब आ गया था। संभव नानी के घर आया हुआ था और संभव की नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। अब वह वापस नहीं गया, वह तो वहां की अनदेखी गलियों में ही चक्कर लगाता रहा। वह तो चाहता था कि एक बार फिर से उस लड़की से उसकी मुलाकात हो जाए। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई, जहां चूड़ियों की दुकानें थी वहां पर भी उसने अपनी नजरें दौड़ाई।
हर दुकान पर भीड़ थी, हर जगह भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। उसकी दृष्टि में तो वह जिसे खोज रहा था, एक भीगी सी गुलाबी सी आकृति जिसे वह खोज रहा था, वह उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। काफी देर तक भटकने के बाद संभव ने हार मान ली। पस्त कदमों से यानी थके हुए कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? नानी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ उससे पूछा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी, तुझे तो तैरना भी न आवे। और नानी ने कहा कि तुझे तो तैरना भी नहीं आता, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैं तो मनी मन कांप रही थी, किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका में कांप रही थी, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। और इस प्रकार से वह संभव को उलाहना दे रही थी। संभव कुछ नहीं बोला, थैला तख्त पर पटक कर पैर धोने नल के पास में चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। ब्यालू से आशय है रात का भोजन, रात के भोजन को ब्यालू कहा जाता है। संभव फिर भी नहीं बोला, संभव ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। नानी ने उसे बहुत ही आत्मीय स्वर में पूछा, ब्यालू कर ले यानी रात का खाना खा ले, लेकिन संभव ने कुछ जवाब नहीं दिया। संभव फिर भी कुछ नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ने? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़े ही है, तुम्हें तो मेले ठेले में चलने की आदत नहीं है। कल बैसाखी है। बैसाखी से आशय है एक त्योहार जो बैसाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नानी ने बताया कि कल बैसाखी का त्योहार है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है, अभी तो कल देखना। इस प्रकार बैसाखी का त्योहार होने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, और श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भीड़ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी से आशय है कल तो बहुत भारी भीड़ हो जाएगी। पौड़ी पर, हर की पौड़ी पर, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी बैसाखी के इस पर्व पर। चल उठ, खाए बे को खा ले। नानी ने कहा, चल उठ, खाए बे को खा ले। खाए बे से आशा है खाना खा ले, जो खाना है वह खा ले, मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा। चल उठ, खाए बे को खा ले, चल उठ, खाना खा ले। संभव ने कहा, मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा, और करवट बदल ली। और ये कहते हुए संभव ने करवट बदल ली। अरे क्या हो गया, स्नान के बाद भी भूख ना चमकी? नानी ने फिर पूछा कि स्नान करने के बाद में यानी नहाने के बाद में, गंगा स्नान करने के बाद में भी तुम्हारी भूख बहुत जोर से नहीं चमकी, यानी तुम्हें भूख नहीं लगी, तभी न इतनी सीख सलाई देही है। नानी ने बहुत प्यार भरा उलाहना देते हुए संभव को कहा, तभी तो इतनी सीख सलाई देही है। सीख के समान पतली दुबली कमजोर सी तुम्हारी शरीर की स्थिति है। तुम्हारा जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है, वो सीख की तरह पतला दुबला और कमजोर है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेला ना भेज। नानी ने अपनी पुत्री का नाम लेते हुए कहा कि मैंने सबिता से पहले ही कहा था, इसे अकेले ना भेज, यहां जी ना लगे इसका। जी से आशय है यहां इसका मन नहीं ही लगेगा। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। खटोले से आशय है छोटी चारपाई, जो छोटी सी चारपाई है उसके ऊपर वह अधलेटी सी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था। जैसे कि वृद्धावस्था जनित बीमारियों और इस वृद्धावस्था जनित स्थितियों में शरीर की काया की थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आ ही जाता है, और नानी की काया तो इतनी संक्षिप्त हो गई थी, काया से आशय शरीर, कि वे फैल पसर कर भी यदि सोती तो उनके लिए ये खटोला यानी ये छोटी खाट पर्याप्त थी, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था, और शाम की तरह चौक को भी धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लठ,
और जैसे ही वह लेटा, नींद और स्वप्न के बीच अब वह हिचकोले खाने लगा। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात रह रहकर उभर आती। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, पूजा करते समय लड़की का आंख मूंद कर खड़ा होना, माथे पर भीगे बालों की लठ, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे, हम कल आएंगे। यह स्वर बार बार संभव के कानों में गूंजने लगा। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा और जैसे ही संभव ने यह विचार किया कि लड़की ने कल आने का पुनः वचन दिया है, वह आशा और उत्साह से भर गया। आशा और उत्साह के भाव से भरकर वह उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। जिस प्रकार झूला आता है झूला जाता है, उसी प्रकार नानी की नींद थी। नानी कभी बहुत गहरी नींद लेती और कभी उथली सी नींद लेती। एक हल्की सी आहट में ही वह जाग पड़ती। उथले झोटे में उन्हें देवते की सुध आई और जैसे ही उन्हें अपने देवते की यानी उन्हें संभव की जैसे ही सुध आई, वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। बहुत ही आनंद से, बहुत ही रुचि लेकर के संभव ने खाना खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। और इस प्रकार संभव अपनी नानी द्वारा बनाए हुए भोजन की प्रशंसा करने लगा। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी और उसे जो आशीर्वचन का कहा हुआ पुजारी का जो एक एक शब्द था वह अब उसके दिमाग में गूंजने लगा। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। अभी वह खाना खा रहा था, उसने एक कोर यानी एक गास अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखों के सामने एक घंटे पहले का वह सारा का सारा दृश्य घूम रहा था। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो, जब भी आओ साथ ही आना। इस प्रकार जो पवित्र मंत्रोच्चार पुजारी द्वारा कहा गया, यह भी बार बार संभव के दिलो दिमाग में गूंज रहा था। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना, ये सारी की सारी दृश्यावली संभव के मनोमस्तिष्क में बार बार उभर रही थी। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं तो यूं ही उठ बैठा था और वह अब भूख नहीं होने के लिए कह रहा है। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उस सायंकाल को, उस संध्या काल को, उस गोधूली वेला में जो जो दृश्यावली घटित हुई थी, वे सारे के सारे दृश्य एक एक कर बार बार उसके मनोमस्तिष्क पर आते चले गए। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा, जैसा कि उसने एमए कर लिया था। और एमए करने के पश्चात अब वह सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता करने के कार्य में जुटा हुआ था। सिविल सर्विसेज से आशय है लोक सेवा यानी आईएएस से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, लोक सेवा से संबंधित परीक्षाएं हैं, सिविल सर्विसेज उन परीक्षाओं की वह तैयारी करने में लगा हुआ था। माता पिता का ऐसा ख्याल था, संभव के माता पिता ऐसा मानते थे कि यदि वह हरिद्वार जाए और गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके वह सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था। टोटकों से आशय है इस प्रकार के टोना टोटकों को वह नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना
उसे बहुत पसंद था और हरिद्वार जैसे स्थान पर घूमना और वहां पर जो उसकी नानी का घर था तो वह नानी से भी मिल लेता। इस प्रकार घूमने और नानी से मिलने के लिए वह वहां चला आया। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। कोई भी लड़की अहम भूमिका में उसके जीवन में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या तो पढ़ाई के दौरान जो लड़कियां उसकी कक्षा में बैठती थी वो बाईं ओर की कतार में बैठा करती थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। परिवार में ताई चाची की लड़कियां, उनके साथ में वह खेलते खाते बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना। सद्य स्नात से आशय है अभी अभी नहाकर आई हुई युवती। इस प्रकार से एक अनजान जगह पर, एक अनजान स्थान पर बिल्कुल अकेली एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में उसके सामने आना, पुजारी का गलत समझना, पुजारी का हम कहने के साथ ही युगल अर्थ में उन दोनों को पति पत्नी के रूप में समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी। और इस प्रकार से संभव इस नई निराली अनुभूति को अनुभव करते हुए अपने आप को बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहा था, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसे कुछ सुख भी लग रहा था और बेचैनी का भाव भी वह महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा, पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। इस प्रकार से बैठेगा कि वह जो कल वाले पुजारी जी हैं उनके मंदिर को सीधा एक साथ देख सके, उसकी ओर टकटकी लगा करके वह देखता हुआ बैठ गया। यानी पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय यानी उनके मंदिर पर उसकी सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा, वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। वैसे वह लड़की हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। संभव ने यह भी याद करने की कोशिश की कि वह लड़की कैसी लगती थी। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उस लड़की की गुलाबी काया, उसकी भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें और उसका दुबली पतली सी काया, इस प्रकार का ही आकृति का स्वरूप उसके मनोमस्तिष्क में अंकित हो गया था। उसने जो कुछ देखा, दुबली पतली सी काया देखी, गुलाबी साड़ी पहने हुए और भीगी भीगी सी श्याम सलोनी सी उसने आंखें देखी। सलोनी से आशय है बहुत सुंदर आंखें उसने देखी। उसे अफसोस था, इस बात का बहुत ही दुख था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। उसने जिस लड़की को देखा था, श्याम सलोनी सी सुंदर से नेत्रों वाली वह लड़की, भीगे भीगे वस्त्रों में और पतली दुबली काया वाली, गुलाबी साड़ी पहनने वाली उस लड़की को वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज वैसाखी है। नानी ने आवाज दिया, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज वैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया ही नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़काकर चली गई। उड़काकर से आशय है नानी ने किवाड़ भिड़ाकर, कुंदी न लगाकर बंद किए गए किवाड़ों को उड़काकर कहते हैं। नानी ने किवाड़ उड़काए और वह चली गई। तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। निर्द्वंद से आशय है द्वंद रहित, यानी लड़के ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया, अपनी कल्पना को बिल्कुल मुक्त छोड़ दिया। आज
जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। जब भी वह लड़की, वह सलोनी सलोनी सी सुंदर सी लड़की, दुबली पतली सी वह लड़की जब आज उसको दिखेगी तो वह उससे कहेगा कि उसे पुजारी जी की नादानी का बहुत दुख है। नादानी से आशय है उनके बचकानापन का, मूर्खतापूर्ण की गई उनकी हरकत का, यानी उनको हम कहने के साथ ही युगल समझ लेना, इस प्रकार जो बचकाना हरकत पुजारी जी ने की है का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। इस प्रकार वह मन ही मन इस प्रकार की बातें अपने मन में बुदबुदाने लगा। वह मन ही मन इन बातों को बुदबुदाता हुआ दोहराने लगा। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो के हैं, यानी हम तो जो भी स्थान जहां की भी वो रहने वाली है उसका नाम लेकर बोलेगी, नहीं नहीं, हम दिल्ली से नहीं आए हैं, हम तो उस स्थान से आए हैं। वह अपने निवास स्थान का नाम जोड़ते हुए बोलेगी। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका, और इस प्रकार हमारी बातें आगे बढ़ जाएगी। यदि उसने थोड़ा सा भी रुख दिखाया, यानी सकारात्मक रुख दिखाया, तो फिर बात आगे बढ़ेगी और वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका। वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा? इसी बातों को वह विचार करता हुआ एक बहुत ही सुखद सा ताना बाना बुनने का प्रयास करता रहा। वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में, वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही होगी, बीए में पढ़ रही होगी अथवा एमए में पढ़ रही होगी, इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। अभी तो वह इन सवालों को ढूंढने में ही लगा हुआ था, तभी नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सुपने ले रहा है। सुपने से आशय है स्वप्न ले रहा है, सपने देख रहा है। वहां लाखन लाख लोग नहान कर लिए। नहान से आशय है स्नान कर लिए। लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान कर लिया है। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। तंद्रा से आशय है अर्ध निद्रा की सी अवस्था जो संभव की थी वह नष्ट हो गई। नानी उवाच के बीच, नानी उवाच से आशय है नानी के बोलते रहने के बीच में, नानी का बोलना और उसके बीच में सपने 9-2-11 हो गए। जो वह स्वप्न देख रहा था वे सब के सब 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। सारे सपने भाग गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। लड़के ने यानी संभव ने यह तय किया कि वह घाट पर, गंगा घाट पर तो चला जाएगा लेकिन वह स्नान नहीं करेगा। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जल राशि निहारेगा और लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। और उसने इस प्रकार से विचार किया कि वह तो स्नान नहीं करेगा, वह तो गंगा तट पर जाकर बैठ जाएगा, कल कल और मधुर धुन में बहती हुई गंगा की लहरों को देखेगा और इस प्रकार से जल राशि को निहारेगा। लौटते हुए मथुरा की प्राचीन जो दुकान है वहां से वो गर्मा गर्म जलेबी भी खरीदेगा और उस जलेबी को खाने के पश्चात वह वापस लौट आएगा। यह सोचते हुए उसने अपने कुर्ते में 20 रुपए का एक नोट डाल लिया और वह वहां से रवाना हो गया। वह चल दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का आगामी अंक का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का आगामी एवं अंतिम अंश लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।